हेलो, मैं हूं हरप्रीत। आज हम बात करेंगे कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में। बच्चों में कॉग्निशन को कैसे इंप्रूव किया जाए, या यूँ कहूँ कि बच्चों की अंडरस्टैंडिंग को कैसे इंप्रूव किया जाए, उनका ब्रेन फंक्शनिंग को किस तरह से इंप्रूव किया जाए। क्योंकि अक्सर जिन बच्चों को डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स होती हैं या नॉर्मल जो न्यूरोटिपिकल चिल्ड्रन भी होते हैं, अक्सर कई बार कुछ चीज़ों में पीछे रह जाते हैं। ये एक्टिविटीज़ उनके ब्रेन को भी शार्प करेंगी और साथ ही जिन बच्चों को डिफरेंट एरियाज में प्रॉब्लम रहती हैं, डिफ़िकल्टीज रहती हैं राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, जो बच्चे आपको बता नहीं पाते हैं, उन पर हम स्टार्टिंग पर ही अगर घर पर हम काम करते हैं तो हम बच्चों की डिफ़िकल्टीज़ को समझ पाते हैं और उन्हें इम्प्रूव कर पाते हैं, ताकि स्कूल में जाकर उन्हें किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। वो कौन से इंपॉर्टेंट एरियाज़ हैं जिन पर हमें काम करने की ज़रूरत होती है। इन चीज़ों के बारे में शायद हम जानते हैं, लेकिन हम सही से नहीं जान पाते हैं और ना ही पहचान पाते हैं कि बच्चे को कहाँ डिफ़िकल्टी है। लेकिन जब हम बच्चों के साथ काम करते हैं और इस स्किल को टारगेट करते हैं तो समझ पाते हैं कि बच्चे को कहाँ मुश्किल आ रही है। तो आज मैं आपको ऐसे 5 एरियाज़ बताने वाली हूँ जहाँ अक्सर बच्चों को परेशानी होती है, जिस वजह से आगे चलकर बच्चों के कॉग्निशन पर उस चीज़ का असर पड़ता है। हिसाब से बच्चे सीख नहीं पाते हैं या बाकी बच्चों की तरह लर्न नहीं कर पाते हैं, कोई ना कोई डिफ़िकल्टी उन्हें रहती है जिसका असर उनकी एकेडमिक परफॉर्मेंस पर पड़ता है। तो हम बच्चों के कॉग्निशन पर किस तरह से घर पर ही काम कर सकते हैं, क्योंकि अर्ली ईयर्स में जो चीज़ें आप कर लेते हैं उसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा होती है और हमें स्टार्टिंग से ही ये चीज़ें करनी है। उसमें जो सबसे पहला स्किल होता है वो है सस्टेन्ड अटेंशन। अटेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों के लिए, उनके सीखने के लिए, क्योंकि अगर आपका बच्चा किसी चीज़ पर फोकस नहीं कर पा रहा है वो उस हिसाब से नहीं सीख पाएगा। अटेंशन के इश्यूज सेंसरीज से काफ़ी हद तक कनेक्टेड होती हैं, इसीलिए मैंने सेंसरी का एक वीडियोस आपके साथ शेयर किया था लास्ट डेज, जिसमें मैंने बताई थी सेंसरी स्ट्रेटजीज बच्चों के कंसंट्रेशन को इंप्रूव करने के लिए। आज का मेरा जो वीडियो है वो डिफरेंट है। इसमें मैं काम करने वाली हूँ सस्टेन्ड अटेंशन पर। कि आपने अक्सर सुना होगा कि बच्चों का अटेंशन बहुत कम होता है, एज के हिसाब से बढ़ता जाता है, लेकिन अगर आपके बच्चे को ADHD है या बच्चे को ASD है या फिर कोई और इशू है, उन बच्चों का अक्सर अटेंशन स्पैन कम होता है। और उनके अटेंशन स्पैन को किस तरह से हम बढ़ा सकते हैं, इंक्रीज़ कर सकते हैं, उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है घर पर उन्हें कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करवाना जिससे हम बच्चों के सस्टेन अटेंशन को इम्प्रूव कर सकें। सस्टेन अटेंशन का मतलब क्या होता है? सस्टेन अटेंशन का मतलब होता है कि किसी एक चीज़ पर अटेंशन को सस्टेन करके रखना, कि लगातार वो चीज़ बच्चा अपने अटेंशन को उस चीज़ पर लगातार फोकस्ड बना हुआ है। उसे कुछ ऐसा चीज़ नहीं मिलनी चाहिए जिससे कि बच्चे का ध्यान इधर उधर डिस्ट्रैक्ट हो, क्योंकि जब हम बच्चे के सस्टेन्ड अटेंशन पर काम कर रहे हैं तो मेक श्योर कि आपका बच्चा पूरी तरह से उस चीज़ पर, जब तक वो काम पूरा नहीं होता है, बच्चा सब इरेलेवेंट जो स्टिमुली हैं उनको वो भुलाकर जो रेलिवेंट है, जहाँ पर उसे ध्यान देना चाहिए उस पर ध्यान दें। क्योंकि डिस्ट्रैक्शंस को हटाकर उस चीज़ पर एक फ़ोकस करना बहुत मुश्किल होता है, स्पेशली अगर आपका बच्चा ADHD है। तो हमें ऐसी एक्टिविटीज़ बच्चों को देने की ज़रूरत होती है जिससे बच्चे फोकस्ड रहें। मैं जैसे कि 4 बच्चे को फोकस्ड रहना है, 4 को ही उसने ज्वाइन करना है, इस तरह से बाकी नंबर्स को, बाकी डिस्ट्रैक्शंस को उसे नहीं देखना है और जस्ट उसे 4 तक, पूरा 4 को ही ज्वाइन करना है। नेक्स्ट वन मेज़ है। मेज़ में बच्चे को, जैसे कि ये गर्ल है और इसे घर तक लेकर जाना है, तो इस तरह की एक्टिविटीज़ से आप बच्चों के सस्टेन्ड अटेंशन और उनके विजुअल डिस्क्रिमिनेशन स्किल्स पर काम कर सकते हैं, जैसे कि कट पेस्ट एक्टिविटी है। और इस तरह से बच्चे को देखकर जो एनिमल है उसके पार्ट को देखकर आइडेंटिफाई करके उसे लगाना है। ये बच्चों के विजुअल स्किल्स को इंप्रूव करती है। इसमें मैं एक चीज़ करती हूँ कि बच्चों को एक लिमिटेड टाइम देती हूँ कि इतनी देर में आपको ये सारे फेसेस लगाने हैं आइडेंटिफाई करके, तो इससे भी बच्चों के अटेंशन इंप्रूव होता है। आपको बहुत सी वर्कशीट्स ऐसी मेरी मैगजीन में मिलती होंगी जिसमें आप बच्चों के सस्टेन्ड अटेंशन पर काम कर सकते हैं। इसके अलावा हम बच्चों को पज़ल दे सकते हैं। पज़ल एक बहुत ही अच्छी एक्टिविटी है। बच्चे जब तक पज़ल को पूरा नहीं कर लेते हैं वो लगातार उस चीज़ पर बने रहते हैं। जितने ज़्यादा पीसेस की पज़ल उतना ही बच्चे का अटेंशन इंप्रूव हो रहा है। तो स्टार्टिंग में आप पज़ल, अगर आपके बच्चे का अटेंशन कम है तो हम उतनी ही चीज़ रखेंगे। ये हमें ख़ास ख्याल रखना है, क्योंकि कई बार हम बच्चों के लेवल की ऊपर की चीज़ देते हैं तो उससे अटेंशन बढ़ने की बजाय कम हो सकता है। इसीलिए ज़रूरी है कि हम बच्चों को उनके लेवल के अकॉर्डिंग दें। अगर आपका बच्चा 4 पीस की पज़ल कर लेता है, 4 पीस की पज़ल कर लेता है, तो हम उसे 5 पीसेस की पज़ल दे सकते हैं। तो इस तरह से धीरे धीरे करके एक पीस को बढ़ाना, इस तरह से हम बच्चे के अटेंशन पर वर्क कर सकते हैं। अब एक चीज़ होती है कि एक सिंपल सी एक्टिविटी घर पे करवा सकते हैं आप। एक ट्रे में आपने 5 चीज़ें रखी हैं, बच्चे को 1 मिनट देखिए कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, उसे दिखाना और बताना कि ये चीज़ें हैं, और फिर उसे कवर करना और उसे पूछना कि इसमें आपने ट्रे में क्या क्या देखा था।
ये बहुत ही अच्छी एक्टिविटी है क्योंकि बच्चे हर एक चीज़ को ध्यान से देखते हैं। अगर एक बार बच्चे ने आपके मान लो 1 या 2 चीज़ें ही बताई हैं तो आप दोबारा उसे वो ट्रे दिखाएंगे और फिर उसे हाइड करेंगे, उसे कवर कर देंगे और फिर दोबारा उसे पूछेंगे कि इसमें और क्या चीज़ें थी या आपने क्या चीज़ें देखी। तो बच्चा वो उन चीज़ों को नोटिस करेगा जो वो नहीं बता पाया था। तो ये एक चीज़ बच्चों को फोकस रहने में हेल्प करती है कि मुझे बताना है। आप चाहें तो नंबर्स को, ऑब्जेक्ट के नंबर्स को 5 से 10, 5 to 10 कर सकते हैं और इस तरह से आप बच्चे के अटेंशन को इंक्रीज़ कर सकते हैं। 5 से 7 कर लीजिए, 7 से 8, इस तरह से एकदम से हम 5 से 10 पर नहीं आएंगे। तो हम इस तरह से धीरे धीरे करके ही बच्चों के अटेंशन को इम्प्रूव करते हैं। याद रखिए, अटेंशन स्पैन को बढ़ाना 1-2 दिन का काम नहीं है, इसके लिए वक्त लग सकता है। कुछ सेकंड्स करके आप देखेंगे कि आपके बच्चे का अटेंशन स्पैन इम्प्रूव होगा। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट स्किल जो कॉग्निटिव स्किल्स की मैं बात करती हूँ, कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात करूँ तो दूसरा जो एक इम्पॉर्टेंट स्किल बच्चों में डेवलप होना शुरू होता है वो स्टार्टिंग से वो है विजुअल डिस्क्रिमिनेशन, जिसमें कि बच्चे को, जिसे हम कहते हैं कि अंतर करना, अंतर को ढूंढना, एक चीज़ दूसरी चीज़ से किस तरह से डिफरेंट है। इस तरह से मैंने ऑब्जेक्ट्स को यूज़ किया है। अगर आपका बच्चा छोटा है या उसका लेवल अभी नहीं है इतना कि बच्चा डिफरेंट का मतलब नहीं जानता है, तो तब हम स्टार्ट करेंगे इस तरह से सिंपल सी एक्टिविटी के साथ में। ये मैंने 3 रेड रखे हैं और एक बीच में ब्लू कलर, डिफरेंट कलर रखा है और बच्चे को उसे फाइंड करना है कि ये डिफरेंट है। कई बार बच्चे पूरी तरह ध्यान नहीं देते हैं, इस वजह से भी बच्चे नहीं बता पाते हैं। तो उसे फिंगर के साथ में अटेंशन के लिए आपको हेल्प करेगी बच्चे को। जब आप फिंगर साथ में इस तरह से मूव कर रहे हैं तो बच्चे को स्कैन करने में हेल्प करेगी आपकी ये फिंगर। तो धीरे धीरे हम इस लेवल को मुश्किल कर देंगे। जैसे कि इसमें मैंने फेसेस बनाए हैं और इसमें बच्चे को बड़े ध्यान से देखना है। कलर सेम है लेकिन उसमें जो फेशियल एक्सप्रेशन है वो डिफरेंट है। तो बच्चे को आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा फेशियल एक्सप्रेशन डिफरेंट है। फेस की तरफ ध्यान नहीं देते हैं तो ऐसी एक्टिविटीज़ बच्चों को दूसरों को देखने में हेल्प करती हैं, अंडरस्टैंड करने में इमोशंस को और फीलिंग्स को। ऑड वन आउट, बच्चे को बताना है इनमें से कि कौन सी पिक्चर है जो अलग है। अब एक चीज़ होती है कि बच्चों को कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ देना, सेम मैचिंग की एक्टिविटीज़ देना। ये सिंपल मैचिंग एक्टिविटी है जिसमें बॉडी पार्ट्स हैं जो मैंने मैगजीन से ही ली है, कटिंग करके मैंने एक ये एक्टिविटी बनाई है, लैमिनेट कर दिया है इनको और वेलक्रो लगाकर। इस तरह से आप कुछ एक्टिविटी बच्चों के लिए बना सकते हैं और बच्चे को मैं बोलूँगी कि उसे मैच करें। हम बच्चे को बोल सकते हैं कि मैच करो। अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे का लेवल कम है तो पिक्चर्स कम रखिए, नहीं तो इस तरह से मैंने अपने सेंटर में बना के रखी हैं। काफ़ी पिक्चर्स हैं जो बच्चे बड़े आराम से कर लेते हैं। पिक्चर मैंने बच्चे के सामने रखी है और 2 पीसेस रखे हैं। इनमें से बच्चे को आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी पिक्चर यहाँ पर फिट होगी। तो ये एक विजुअल परसेप्शन की एक्टिविटी है जिसे बच्चे को ध्यान से देखना है कि फेस है, आइज़ को देखकर वो मैच करके वो लगा रहा है। इससे आप बच्चों के कंसंट्रेशन पर काम कर रहे हैं और साथ ही उनके विजुअल डिस्क्रिमिनेशन स्किल्स पर काम कर रहे हैं। कुछ इस तरह के हिडन पिक्चर की एक्टिविटी मिलेंगी आपको जिसमें बच्चे को ये डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, बच्चे को इस पिक्चर में से ढूंढनी है। दूसरा है कि विजुअल डिस्क्रिमिनेशन हमारे लिए ज़रूरी इसलिए कि बच्चों को रीडिंग और राइटिंग में ही हेल्प करता है, चीज़ों को समझ पाने में। अब बच्चा घर में फैमिली मेम्बर्स जो हैं वो उनको कई बार नहीं पहचानता है, सभी को वो मम्मा या पापा बोल देता है। तो हमें ऐसे में घर पर ही घर के जो लोग हैं उनकी एक पिक्चर्स, फैमिली के लोगों की पिक्चर्स और बाकी लोगों की पिक्चर्स में मिक्स करके इसे पूछ सकते हैं कि फैमिली में कौन कौन है आपके। तो बच्चा ढूंढ कर बताए कि ये फैमिली में, क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी एक्टिविटी है कि मेरे फैमिली में ये मेंबर्स हैं, तो ये जो लोग हैं ये स्ट्रेंजर्स हैं, ये हमारे फैमिली मेंबर्स हैं। इस तरह से कुछ स्ट्रेंजर्स की आप फोटोग्राफ्स बीच में ऐड कर सकते हैं। तो बच्चा विजुअली चीज़ों को वो समझ रहा है, फेस को देखकर वो पहचान पा रहा है कि ये मेरी मम्मा है या ये मेरी फैमिली के मेंबर्स हैं। दूसरी एक चीज़ होती है कि आप बच्चों को कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ भी करवा सकते हैं जिससे कि बच्चे सेम और डिफरेंट का अंतर समझ पाएँ, शेप्स का पैटर्न को समझ पाएँ, क्योंकि ये जो आप स्टार्ट कर रहे हैं कलर से, ये आगे पैटर्न और आगे बहुत आगे जाती हैं। जब हम बच्चों के डिस्क्रिमिनेशन स्किल्स की बात करते हैं, उन्हें इंप्रूव करने की बात करते हैं, लेवल के हिसाब से आप बच्चे को चीज़ें देते जाएंगे तो बच्चों में ये स्किल्स अपने आप से डेवलप होने शुरू होते हैं। इसके अलावा शेडो मैचिंग करना, शेडो देखकर पहचाना। आपने एक शेडो उठाई है किसी भी और 4 शेडोज उसके सामने रखी हैं और आप पूछ रहे हैं कि ये किस पिक्चर की शेडो है, तो ये एक चीज़ भी बच्चों को हेल्प करती है। इसके अलावा चीज़ों में कि क्या मिसिंग है ये चीज़ पर करना या स्पॉट द डिफरेंस की एक्टिविटीज़ बच्चों को देना, हिडन पिक्चर्स देना बहुत ही यूज़फुल है बच्चों के लिए। थर्ड जो इम्पॉर्टेंट स्किल होता है बच्चों के डेवलपमेंट का वो होता है कॉज एंड इफेक्ट। कॉज एंड इफेक्ट मीन्स कि एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन।
कि कुछ ऐसा हुआ है जिसका असर आगे पड़ा है। मैंने बटन प्रेस किया है, फैन ऑन हुआ है, अगर मैंने बटन प्रेस किया है तो लाइट ऑन हुई है। तो ये कॉज एंड इफेक्ट है। बच्चे को समझाने के लिए बहुत ज़रूरी है स्टार्टिंग में आप इन चीज़ों पर काम कीजिए, क्योंकि बच्चे अक्सर इन चीज़ों को नहीं समझते हैं कि ये मैं इस काम का ये रिज़ल्ट होता है। जब बच्चे रिजल्ट्स को समझना शुरू कर देते हैं तो कई बार बच्चे गलतियां करने से बच जाते हैं। अगर हम गर्म चीज़ को हाथ लगाएंगे तो हमारा हाथ जल सकता है। ये चीज़ें हम किससे सीखते हैं? हम इन्हीं चीज़ों के साथ सीखते हैं। स्टार्टिंग में हम सिंपल सी चीज़ें ले सकते हैं। आप टॉयज़ को लीजिए जो कि कॉज एंड इफेक्ट टॉयज़ होते हैं। कॉज एंड इफेक्ट टॉयज़ क्या होते हैं? कई लोग ये भी क्वेश्चन करते हैं, हम बटन्स को पुश या पुल करते हैं तो टॉयज़ चलते हैं, तो उसे हम कॉज एंड इफेक्ट टॉयज़ कहते हैं। तो एक मोशन होना, एक लाइट आना, एक म्यूज़िक आना, अगर हम बटन प्रेस कर रहे हैं उसे हम कॉज एंड इफेक्ट टॉयज़ कहते हैं। इन टॉयज़ से हम स्टार्ट करेंगे जब बच्चा बहुत छोटा है और धीरे धीरे करके हम उन्हें कॉज एंड इफेक्ट की एक्टिविटीज़ में ट्रेन करेंगे। कॉज एंड इफेक्ट का मतलब है कि एक चीज़ का दूसरी चीज़ के साथ रिलेशन होना, और इसके लिए आप बच्चों को अलग अलग एक्टिविटीज़ करवा सकते हैं। बच्चे पिक्चर के साथ में ज़्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं, नेचुरल इन्वायरमेंट से नहीं सीखते हैं। तो उस टाइम पर हमें, जब आपका बच्चा ध्यान नहीं दे रहा है, आप बटन ऑन कर रहे हैं, ऑफ़ कर रहे हैं, फिर भी उसे समझ में नहीं आ रहा है। वैसे तो बहुत जल्दी बच्चे समझते हैं, लेकिन आप ऐसी पिक्चर्स को भी यूज़ कर सकते हैं कि देखिए अगर हम बटन प्रेस करेंगे तो लाइट ऑन हो। इसमें देखो कि बॉल वास पर लगी है और वास क्या हो गया? टूट गया, क्योंकि बॉल वास पर लगी थी। मुझे बुखार हो गया क्योंकि मुझे ठंड लग रही थी, या फिर मैं अंदर नहीं जा सका क्योंकि मेरे पास लॉक की चाबी नहीं थी। एक चीज़ दूसरी चीज़ के साथ में रिलेटेड है, ये इसे हम कॉज एंड इफेक्ट कहते हैं। और ये सिंपल सी अगर क्वेश्चंस आप बच्चों के साथ घर पे करते हैं तो बच्चे इन चीज़ों को समझ पाते हैं, और इससे आप बच्चों के कॉग्निशन पर काम कर रहे हैं। अब जो फोर्थ स्किल है हमारा वो है वर्किंग मेमोरी। वर्किंग मेमोरी का मतलब होता है कि हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी जो हम रिकॉल करें, जिससे हमारे ब्रेन में स्टोर है जो हमारे, और उसे हम यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि अपने रोज़ रूटीन के काम करने, या फिर अपने घर का पता याद रखना, या किसी का टेलीफोन नंबर याद रखना। ये सब चीज़ें आती हैं हमारी वर्किंग मेमोरी में। और वर्किंग मेमोरी पर काम करना इसलिए ज़रूरी है ताकि बच्चे चीज़ों को याद रख पाएँ, क्योंकि अक्सर ADHD बच्चों की यहाँ मैं बात करूँ तो बच्चे बहुत जल्दी चीज़ों को भूल जाते हैं क्योंकि वो फॉरगेटफुल होते हैं, और ये जो परेशानियाँ हैं आगे चलकर उनकी एकेडमिक परफॉर्मेंस को बहुत अफेक्ट करती हैं। तो स्टार्टिंग से ही अगर हम इन चीज़ों पर काम करेंगे तो हमारे बच्चों को स्कूल में ऐसी परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। यहाँ मैं बात करूँगी कि जो वर्किंग मेमोरी के इश्यूज़ हैं वो ना सिर्फ ADHD बच्चों में, बल्कि जिन बच्चों को लर्निंग डिसेबिलिटी जो होती है उन्हें भी वर्किंग मेमोरी के इश्यूज़ होते हैं। इस तरह से वर्किंग मेमोरी के साथ में हम बच्चों के काम कर सकते हैं कि सीक्वेंस में लगाना चीज़ को, पिक्चर्स के साथ में स्टोरी बनाना है, या फिर सीक्वेंस को जोड़कर एक स्टोरी बनानी है, तो बच्चा उस चीज़ को देखे और उसे लगा पाए। ये चीज़ बच्चा अपनी मेमोरी से, अगर आपने एक दिन उसको स्टोरी बता दी है लगाकर पिक्चर्स के साथ में, अगर छोटा बच्चा है तो पिक्चर्स को यूज़ कीजिए, नहीं तो आप रिटर्न में भी सेंटेंस दे सकते हैं, आपके बच्चे के लेवल पर डिपेंड करता है। ये स्टोरी सीक्वेंस कार्ड्स हैं, और इस तरह से हम बच्चों को स्टोरी सुनाने में हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि पिक्चर्स और विजुअल्स के साथ में बच्चे ज़्यादा बेटर कॉन्सेंट्रेट कर पाते हैं। जो भी चीज़ आप बच्चे को बता रहे हैं बच्चे बेटर फोकस करते हैं। फ्रॉग बन गया तो ये काफ़ी सैड हो गया ना। फिर वहाँ पर एक प्रिंसेस आई तो फ्रॉग ने अपनी सारी बात प्रिंसेस को बताई, तो प्रिंसेस ने क्या किया? फ्रॉग को उठा लिया, और उससे क्या हुआ? जैसे ही उसने फ्रॉग को छुआ वो राजकुमार बन गया। तो ये एक पूरी स्टोरी सीक्वेंस में बच्चे को बतानी। बच्चे को आप खुद बोलिए कि कार्ड्स वो नेक्स्ट डे खुद रखे। अगर आपका बच्चा समझता है चीज़ों को, अगर नहीं वो समझ रहा है तो आप उसे धीरे धीरे करके ये चीज़ें समझाएंगे इस तरह से। और नेक्स्ट स्टेप में आप इन पिक्चर्स को फेड कर सकते हैं और बच्चे को डायरेक्टली स्टोरी रीटेलिंग करने के लिए बोल सकते हैं। इसके अलावा उन्हें एक स्टोरी सुनानी और उनसे पूछना कि अभी मैंने आपको जो स्टोरी सुनाई थी वो क्या थी, मुझे फिर से सुनाओ। बच्चा क्या वो मेन आइडिया को पकड़ पाया है जो आपने उसमें स्टोरी में बताया है, उसमें कौन सा कैरेक्टर था? या अगर आपका बच्चा थोड़ा बड़ा है तो आप उसे ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इसमें स्टार्टिंग में क्या हुआ था, या एंड में क्या हुआ था, मिडल में क्या हुआ था। लास्ट स्किल जो है जिसके बारे में मैं बात करने वाली हूँ, जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है, और वो होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। प्रॉब्लम सॉल्विंग का मतलब है कि अगर कोई समस्या आ गई है तो उसे किस तरह से मुझे सॉल्व करना है। स्टार्टिंग हम किस तरह से बच्चों को ये चीज़ें सिखा सकते हैं, क्योंकि अक्सर मैंने देखा है बच्चे जो स्पेशली माइल्ड ऑटिज़म केस में मैंने बच्चों को देखा है,
वो बच्चे अपनी प्रॉब्लम्स नहीं बताते हैं। मेरे पास माइल्ड ऑटिज़म के केसेस आते हैं, जो बच्चे स्कूल गोइंग भी हैं इवन, तो वो बच्चे जो हैं अपनी परेशानी नहीं बताते हैं। अगर मैंने बच्चे को लिखने के लिए बोला है तो वो पेंसिल नहीं मांगेगा, वो ऐसे बैठे रहेंगे। तो ये एक चीज़ बहुत ज़रूरी है कि बच्चा आपको बता पाए कि मुझे ये चीज़ चाहिए। प्रॉब्लम का सलूशन देना, हर एक प्रॉब्लम का सलूशन होता है, उसे हम प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स कहते हैं। इसे हम प्ले के थ्रू भी बच्चों को सिखा सकते हैं कि देखो इसको ठंड लग रही है, इसको क्या पहना देंगे, हम जैकेट पहना देंगे। बाहर रेन हो रही है तो ये भीगेगा नहीं, इसको क्या देंगे, हम इसको अम्ब्रेला दे सकते हैं। तो इस तरह से छोटी छोटी चीज़ों के साथ में आप बच्चों के इन स्किल्स पर काम कर सकते हैं। बच्चे अक्सर अपनी समस्या नहीं बताते हैं और बहुत अजीब तरीके से बिहेव करते हैं, गुस्सा दिखाते हैं। तो ऐसे में हम बच्चों को चूज़ करने के लिए ऑप्शन दे सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं कि वो कैसा फील करें और ये बता सकते हैं कि हर एक प्रॉब्लम का सलूशन होता है। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल होता है जो ऑटिज़म में बच्चों को या ADHD बच्चे जब अपने इमोशन को रेगुलेट नहीं कर पाते हैं, या मैं बात करूँगी, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये बच्चों को टीच करना कि बच्चों को ये बताना कि प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए। अगर मैं बहुत गुस्सा हूँ, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, तो उस टाइम पर मुझे क्या करना चाहिए, क्या करने की ज़रूरत है। मैं वॉक कर सकता हूँ, मैं डीप ब्रीदिंग कर सकता हूँ, मैं स्ट्रेस बॉल को ले सकता हूँ, तो काउंट अप टू 5 कर सकता हूँ। तो ये एक आप जो चीज़ें बच्चे को सिखा रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है उसके लिए। ये इंपॉर्टेंट लाइफ स्किल है जो आगे उसको काम आएगा, क्योंकि जब बच्चे अपने इमोशन को रेगुलेट प्रॉपर वे में करना सीख लेते हैं, आउटलेट सीख लेते हैं एक प्रॉपर वे में, किस तरह से मुझे अपने इमोशंस को बाहर निकालना है एक सही वे में, तो बच्चों में इनएप्रोप्रिएट बिहेवियर्स भी कम होते हैं और बच्चे शांत भी रहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है कि अगर मुझे गुस्सा आ रहा है, मुझे किस तरह से बिहेव करना है। अगर मैं बहुत खुश हूँ, मैंने देखा है कि कुछ बच्चे एक्साइटेड होते हैं तभी वो बहुत इनएप्रोप्रिएट बिहेवियर करते हैं, जैसे कि जंप करना या फिर हैंड क्लैपिंग करना। अगर आपके बच्चे को ASD है तो बहुत ज़रूरी है उन्हीं चीज़ों को समझाना, उनके ब्रेन को एक सही दिशा में डायरेक्ट करना, क्योंकि जब बच्चों को आप सही दिशा दिखाते हैं तो बच्चे सही से बिहेव करते हैं। आप ये चीज़ें बच्चों को करवा रहे हैं तो आप उसको ब्रेन ट्रेनिंग दे रहे हैं और ब्रेन उसका ट्रेन हो रहा है लगातार इन चीज़ों को समझने में कि मुझे ये नहीं, इस तरह से करूँगा, मैं ये कर सकता हूँ, ये बेटर है। तो एक बच्चा डिफरेंस समझ पाए सही और गलत का और सही को चूज़ कर पाए, ये हमारा मेन मोटिव रहता है। किसी ने आपके साथ गलत किया है तो आप क्या करेंगे? हम अकेले बैठकर नहीं रोएंगे, हम बात को सॉर्ट आउट करेंगे, हम टीचर को बताएंगे। अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो क्या करेंगे? हम टीचर्स को बताएंगे। जब हम इन स्किल्स पर काम करते हैं तो बच्चे सही गलत का समझ पाते हैं, उन्हें किस तरह से बिहेव करना है, किस तरह से उन्हें चीज़ों को करना है। छोटी छोटी जो बातें हैं जो अक्सर बच्चे जहाँ पर फंस जाते हैं, अटक जाते हैं, उन चीज़ों के साथ में किस तरह से उन्हें डील करना है, इवन कि स्कूल में भी। तो हमें ये चीज़ें बच्चों को घर पर ही सिखानी है। अगर हम इन सभी चीज़ों का ध्यान रखते हैं और बच्चों के इन 5 एरियाज़ पर काम करते हो तो मैं 100% कहती हूँ कि आपके बच्चे स्कूल में 100% सक्सेसफुल होंगे और उन्हें किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये चीज़ें जो आज आप उसको सिखा रहे हैं, उसका आउटकम आपको आने वाले वक्त में ज़रूर मिलेगा। ये एक्टिविटीज़ आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगी बच्चों में कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए और साथ ही उनकी लर्निंग को बेटर बनाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।